वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की थी। वे दवा के बदले केवल आहार के हेरफेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अन्नहारी थे और बीमारियों केवल अन्नहार की ही सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। आरंभ में इन प्रयोगों में आयोगों की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इस बीच मेरे उन मित्र को तो मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ बना रहूंगा, क्योंकि अंग्रेजों के समाज में घुल में ही न सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अन्नहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। उन्हें डर लगा था कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त न बन जाऊंगा। प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मुझे जो करना है उसे मैं भूल जाऊंगा और कोठी पंडित बन बैठूंगा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हॉवर्ड भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि ऐसा मानना होगा कि वहां मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हो गया, मित्र से क्या पूछना। मैं तो परोसने वालों को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे कहा, क्या? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में ये जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर इस छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकल पड़ा। पास ही एक अन्नहार वाला भोजन गृह भी था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझना पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक शब्द मुंह से ना निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या, लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता रखते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभी के लक्षण ग्रहण करूंगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूंगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपने सामर्थ्य से बड़ेका और छिछला रास्ता पकड़ा। विलायती होने पर भी बंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे। इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी के स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग यानी कि उस जमाने के लिहाजे से तो यह बहुत कीमती ही कही जाएगी। चिमनी टोपी सिर पर पहनी। इतने से संतोष ना हुआ तो ब्राउन स्ट्रीट में जहां शौकीन लोगों के कपड़े मिलते थे, 10 पौंड पर बत्ती रखकर शान की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिलवाले बड़े भाई से मैंने दोनों जेबों में लटकने लायक सोने की एक बढ़िया सा चेन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंधी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज लड़ाई करनी पड़ती थी और टोपी पहनते तथा निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता और बीच-बीच में समाज में बैठे-बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की और सब क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। पर इतनी
घूमने की इच्छा भी थी। इसके अलावा सभी पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ। एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीख गए होंगे, पर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे। पियानो बजाता था, पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। महात्मा गांधी आगे लिखते हैं कि 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हो गया। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय। जो बाबा जी का परिवार बना, उसी तरह मेरे लोग का परिवार भी बना। वायोलिन बजाना सीख लूं तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायोलिन खरीदने में गंवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी। फिर का एक भाषण शुरू किया। इनवेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई। मैं जागा। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीख कर मैं क्या करूंगा? नाच नाच कर मैं सही कैसे बनूंगा? वायोलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ। मुझे विद्या धन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी शुरू करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभी समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला